हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्वेस्टमेंट सीरीज़ पार्ट। ये इन्वेस्टमेंट सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमने इससे पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स के बारे में जाना था। इसमें हम फर्दर हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इससे बचे हुए में हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि वाई टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहली बात, वाई टू इन्वेस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन। अब क्या होता है कि हर साल चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। तो जितनी महंगाई बढ़ रही है, आपकी कोशिश रहनी ये चाहिए कि आपका पैसा उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। सेकंड रीज़न कि आप जो भी आप अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके साइड बाय साइड आपके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो जाए, जिसमें आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, बट आपका पैसा ऑलवेज आपके लिए काम करता रहेगा। अब हम बात करते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऐसे तो बहुत तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बट अपनी ईज़ के लिए हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को दो हिस्सों में बांटेंगे, फिक्स रिटर्न्स एंड वेरिएबल रिटर्न्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स रिटर्न्स के बारे में। अब फिक्स रिटर्न में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा सेविंग्स अकाउंट। इसके बारे में हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ एक बारी छोटा सा। इसमें अराउंड आपका 3% इंटरेस्ट रहेगा और आप अपने पैसे को एज सच जब चाहें तभी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो अराउंड 5 से 6% रहेगा। इसमें मैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी सजेस्ट किया था, एक फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें एक एक्स अमाउंट के ऊपर जितना भी जो आपका अमाउंट होता है उस पर आपको सारे को एफडी का इंटरेस्ट मिलता है और आप अगेन उस पैसे को एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एफडी के बारे में एक दो चीज़ें और ये बता देता हूँ कि जब आपकी एफडी जो होती है वो 5 ईयर की होती है, तो आप उसको अंडर दी सेक्शन 80C उसमें क्लेम कर सकते हैं टैक्स के लिए। और एफडी के बारे में एक अच्छा पॉइंट जो ये है कि आज के टाइम पे बहुत अच्छी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ गई हैं। आप अपने घर बैठे फ़ोन से ही एफडी वगैरह क्रिएट करवाना और ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो आता है हमारा पोस्ट ऑफिस। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और आई थिंक आप काफ़ी लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि वो पोस्ट ऑफिस में पैसे इन्वेस्ट करते थे। इसमें आप इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 7% का इंटरेस्ट। अब पोस्ट ऑफिस में अब एक्चुअली पैसा जो पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट और एफडी होता है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपके अकाउंट खोलते हैं। वहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं, एफडी करवा लीजिए, सेम रहेगा। उसके अलावा एफडी के अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एनएससी जिसे बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी हो जाता है, किसान विकास पत्र स्कीम। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट अगेन मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो वही कि इंटरेस्ट आपका अराउंड 6 से 7% रहेगा। सेम केस इसमें भी कि जो आपके एनएससी और केवीपी होते हैं ये भी 5 ईयर्स के अराउंड होते हैं। इनको भी आप अंडर दी सेक्शन 80C टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। ये अच्छी बातें रही। एक यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो मेरे को अभी के लिए भी लगता है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको मेनली पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है। इससे अगला जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो होता है पीएफ। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड। अब पीएफ जो होता है वो बहुत टाइप का होता है, जीपीएफ, ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ। आप कहोगे ये सब क्या है? जीपीएफ होता है आपका गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ होता है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वीपीएफ होता है आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ जो होता है वो आपका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब जीपीएफ और ईपीएफ तो जो होते हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट कटते ही कटते हैं। जो लोग सैलरीड होंगे उन्हें पता भी होगा ऑलरेडी। जीपीएफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कटता है, ईपीएफ जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कटता है। इन दोनों के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके वीपीएफ और पीपीएफ। जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं जीपीएफ और ईपीएफ के बाद वो वीपीएफ को भी यूज़ कर सकते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये वॉलंटरी होता है कि आप अपनी बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज हिस्सा अपने प्रोविडेंट फंड में कटवाना चाहते हैं, वो होता है आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब जो नॉन एम्प्लॉयड लोग हो गए, अब वो कैसे अपने पीएफ को यूज़ करें, उनके लिए गवर्नमेंट लेकर के आती है आपका
पीपीएफ जिसे बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब अगर आप अपने पैसे को पीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉन एम्प्लॉयड के पास तो पीपीएफ के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचता। एंड जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं तो मैं उनको वीपीएफ सजेस्ट करूँगा ओवर द पीपीएफ बिकॉज ऑफ बेटर इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपका जो पीपीएफ में रहेगा वो 7% रहेगा तो वीपीएफ में आपका अराउंड 8%, मतलब जनरली अराउंड 1% ज़्यादा मिलता है आपको ये जीपीएफ, ईपीएफ एंड वीपीएफ में एज़ कम्पेयर टू द पीपीएफ। अब गुड पॉइंट इन सब पीएफ के बारे में क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है प्रोविडेंट फंड में। बैड पॉइंट इसके बारे में ये है कि इसका लॉक पीरियड रहता है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि ये जनरली जो आपके होते हैं इनको भी आप अपने टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला फिक्स इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये मैं आई थिंक अपने इसमें स्लाइड में मिस कर गया, कोई नहीं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो अराउंड 8 to 8.5% रहता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी गुड़ी मतलब जिनकी डॉटर्स होती हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए होता है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अब अगला जो फिक्स टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कॉरपोरेट बॉन्ड, जैसे कि हो गए आपके ट्रेजरी बिल्स। अब इसमें जो आप इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आप कर सकते हो अराउंड 8 से 9% का। अब इसके बारे में अच्छी बात ये है कि इसका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। एक बैड पॉइंट इसका ये है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं परचेज़ कर सकते, आपको इसको वाया सम ब्रोकर ही परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे ख़त्म। अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। वेरिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में जो आपका सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपका रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे कई बार मेरे भी उस पे आते हैं कि उसमें लोग एक्सेल पे कैलकुलेशन कर करके दिखा रहे होते हैं कि आप अपना घर मत खरीदिए, आप रेंट पे रहिए, वो आपको फाइनेंशियली बेटर होगा। मुझे इसका नहीं आइडिया, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने लिए अपना एक घर खरीदें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना घर तो अपना ही होता है। बाकी इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं तो मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को स्किप करूँगा। इससे जो अगला इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आता है वेरिएबल, उसमें वो आता है गोल्ड का। अब गोल्ड जो होता है, गोल्ड को आप 3 तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। गोल्ड को आप फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। फिज़िकल गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो फिज़िकल गोल्ड एज वी ऑल नो कि हमारे इंडियन कल्चर का फिज़िकल गोल्ड तो एक मस्ट पार्ट है। बट इसको अगर मैं इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से देखूं तो जब भी आप फिज़िकल गोल्ड को बाई करेंगे और उससे कुछ भी बनवाते हैं तो उसमें आपके मेकिंग चार्जेस लगेंगे। जब भी आप ख़रीदेंगे या बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो हाँ, जो भी है उस टाइम का आपको प्राइसेस के ऊपर गेन होता है वो डेफिनेटली आपका रहेगा। तो अगर इस व्यू पॉइंट से देखूं तो मैं इसको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं देखता। बट हाँ, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है तो मैं आपको डेफिनेटली इतना ज़रूर कीजिए कि जो आपकी कल्चरल रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आप डेफिनेटली कीजिए। इससे आगे हम देखते हैं वो अगला आता हमारा डिजिटल गोल्ड का। अब डिजिटल गोल्ड में क्या बात हो जाती है कि आपके कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं रहते, बट जीएसटी इसमें भी आपका इन्वॉल्व होता है सेल परचेज करते टाइम। तो इसको भी मैं इतना नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं आपको एक मेथड जो सजेस्ट करूँगा वो है आपकी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की। अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या आता है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो कुछ बॉन्ड्स को इशू करता है जिसके थ्रू वो मार्केट से पैसा ही उठाता और इन रिटर्न वो आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स सेल करते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या रहेंगे, देखिए, ना तो कोई भी आपके मेकिंग चार्जेस लगेंगे, ना ही आपका कोई भी जीएसटी लगेगा खरीदने पे बेचने पे, प्लस जो भी आपका जब सेलिंग के टाइम पे आपका जो प्राइस रहेगा वो गेन जो होगा वो तो आपका होगा ही होगा। इसके साथ में आपको मिलेगा 2.5% इंटरेस्ट पर एनम। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी सेविंग्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसका एटलीस्ट 10% हिस्सा आप ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करें सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। अब इसके भी कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली। नेगेटिव ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, एक इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 8 साल का रहता है। हाँ, इसको आप एक तरीके से अवॉइड ये कर सकते हैं इस लॉक इन को कि जब आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ करते हैं
तो आप इसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में परचेज़ करें। इससे क्या होगा, आप इसको एनी टाइम सेल कर सकते हैं और आपके पास ये 8 ईयर का लॉक इन वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो रिटर्न्स होते हैं, एज आई सेड, ये फिक्स नहीं होते, बट हाँ, जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती तो हम उसके हमेशा हिस्टोरिकल फिगर्स की तरफ देखते हैं, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि हम क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर आप 8 साल तक होल्ड रखते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके गेंस जो होंगे वो 10 से 12% रहेंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो आई सजेस्ट आप इसमें ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अब इससे जो अगला हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है हमारा म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स के बारे में जो हम इससे अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब कौन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। हमारा गोल्ड हो गया, हमारा पीएफ हो गया, हमारी एफडी हो गई, हमारे लिक्विड फंड्स हो गए, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब कौन कहाँ इन्वेस्टमेंट करे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इसका कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है कि कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करे, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहली कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर लेता हूं, जिनको कोई वेरिएबल रिटर्न्स के चक्कर में नहीं पड़ना कि कहीं हमारा रिटर्न कम ज़्यादा ना हो जाए। उन्हें अपना फिक्स रिटर्न चाहिए, प्लस उन्हें कोई स्ट्रेस भी नहीं उठाना बेवजह का, उन्हें सिंपल इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, वो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें, एंड वो अगर है उनके डॉटर तो वो सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करें। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी में मैं बनाता हूँ वो बोलता हूँ कि मुझे फिक्स रिटर्न ही चाहिए, मुझे वेरिएबल के चक्कर में नहीं पड़ना कि कहीं मेरा कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, बट हाँ मैं थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी को, ख़रीदने बेचने का स्ट्रेस ले सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपने पैसे को जो करें वो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें, सुकन्या समृद्धि स्कीम में, एंड जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स थे उनमें इन्वेस्ट करें। अब इससे जो अगली कैटेगरी है, आई थिंक उसमें हमारे में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसी में फॉल करेंगे कि भाई मेरे को कुछ अमाउंट पे मेरे पे चाहिए फिक्स रिटर्न, ताकि मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है वो तो मेरा फिक्स आता ही आता रहे, और जो कुछ अमाउंट ऑफ मेरा पैसा बच जाता है उस पर मैं थोड़ा सा रिस्क उठा सकता हूँ और मैं थोड़े से बेटर रिटर्न्स पाना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, गोल्ड में, एंड म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में। अब और लास्ट कैटेगरी है जो लोग बिल्कुल हाई रिस्क उठाने को तैयार हैं और उन्हें हाई रिटर्न्स चाहिए, वो उनके लिए सजेस्टेड है कि वो गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब मैंने आपको बेस कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब ये आप लोग देख लीजिए कि आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हो, आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 5 साल से कम का है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, आपके फिक्स रिटर्न के इंस्ट्रूमेंट, आप उनकी साइड रहो। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 5 साल से ज़्यादा है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के वेरिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएं। रीज़न इज़ क्योंकि वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता, तो हम हमेशा हिस्टोरिक डाटा को देखते हैं। तो हिस्टोरिकली डाटा में पाया गया कि आप अगर वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में 10 साल के आसपास या इससे ज़्यादा बने रहते हैं, तो आप एक अच्छा 12 से 14% का इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम 5 साल से ज़्यादा है तो आई सजेस्ट कि आप वेरिएबल की साइड जाएं, और अगर आपका 5 से कम है तो आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ रहें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।